ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर फैंग उन बाकी बचे हुए सभी वॉरियर्स को इशारा करते हुए अटैक करने के लिए आगे बुलाता है। जो देखकर वो सभी वॉरियर्स भड़कते हुए एक साथ फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाए थे और इसी के साथ इनकी ये फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पहले तो फैंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उनके अटैक्स को रोक रहा था और फिर मौका पाते साथ ही अपने स्काई पियर्सिंग क्लो का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक वॉरियर को जान से मार डालता है। और फैंग का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहां पर बहुत जोरदार ब्लास्ट हुआ था, जिससे स्पेस और टाइम में भी काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ गए थे। अपने एक साथी को खोने के बावजूद भी इन वॉरियर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी फाइट को बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू किए हुए थे और फिर अटैक का सही चांस पाकर वो फैंग के ऊपर अपने फायरबॉल्स को छोड़ देते हैं, जो कि फैंग का पीछा कर रहे थे। फैंग उनसे बचने की कोशिश करता, लेकिन वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। इसीलिए वो इन्हीं के अटैक्स को इन्हीं के एक साथी के ऊपर देकर मारता है और फिर उसे अपने हाथों से पकड़कर अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे भी जान से मार डाला था। ये नजारा सच में देखने लायक होता है कि कैसे एक अनडाइंग लेवल का वॉरियर फैंग के शैटरिंग द गैलेक्सी अटैक की चपेट में आकर डिसॉल्व हो गया। तब इसी दौरान एक और वॉरियर फैंग के पीछे से उसके ऊपर अपनी बड़ी सी एक्स के साथ अटैक करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर फैंग बड़ी तेजी के साथ उसके इस अटैक से बचते हुए उसके पीछे आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। फैंग का ये हमला इतना ज्यादा तेज था कि उस वॉरियर को तो इसकी भनक भी नहीं लगती और फैंग उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता हुआ उसके अंदर से निकल गया था और फिर एक जोरदार चीख के साथ वो बेचारा भी वहीं पर मारा जाता है। उस वॉरियर के मरने के बाद उसके बचे हुए ट्रेजर्स के अंदर से एक ट्रैप ओपन हो जाता है, जिसमें फैंग फंस चुका था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी सभी डीमंस कहते हैं, जल्दी, यही चांस है, आज ये बचना नहीं चाहिए, एक साथ अटैक करते हुए इसे मार डालो। इसी के साथ वो सभी डीमन वॉरियर्स अपने अपने पावरफुल अटैक्स को रेडी करते हुए फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फैंग भी टाइम वेस्ट नहीं करता और जल्दी से अपनी लाइन लाइटिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रैप को तोड़ देता है और फिर अपने क्योटिंग विंग्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ इन 6 वॉरियर्स के 6 तरफ से आने वाले अटैक्स को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। न सिर्फ फैंग इनके अटैक्स को ब्लॉक करता है, बल्कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपनी लाइन लाइटिंग स्वॉर्ड से ब्राइट मून टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक साथ इन 6 के 6 वॉरियर्स को निपटा डालता है। उसका ये अटैक भी शैटरिंग द गैलेक्सी के जितना ही पावरफुल है, बट कॉम्बिनेशन में, क्योंकि फैंग इसकी हेल्प से चारों तरफ अटैक कर सकता है और इसी का नमूना हमने अभी अभी देख भी लिया। अपने इन इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स को फैंग के एक ही अटैक में मरता हुआ देखकर वो बाकी सभी डीमंस काफी ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए अपनी जान बचाकर भागते हुए कहते हैं, जल्दी भागो, इस ह्यूमन की स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। इन सभी को भागता हुआ देखकर फैंग भी मुस्कुराते हुए अपनी क्योटिंग विंग्स का इस्तेमाल करते हुए इनके पीछे आकर इन पर भी अटैक करके इन्हें भी जान से मार डालता है। अपने सामने बैटल में ये नजारा देखकर बाहर खड़े हुए सभी डीमंस आपस में बात करते हुए कहते हैं, 18 किंग्स ने इस ह्यूमन वॉरियर को घेरा था, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही जिंदा बचकर वापिस आ पाए। अब क्योंकि ये जो 5 वॉरियर्स हैं, ये फैंग की स्पेस फ्लो टेक्निक के अंदर से बाहर आ चुके हैं, ये यहाँ से टेलीपोर्ट होकर जा सकते हैं, तो फैंग भी इनका पीछा नहीं करता और अपनी स्पेस में रुकते हुए ही बाकी सभी डीमंस की तरफ देखता है और सिर्फ फैंग के देखने पर से ही वो सभी डीमंस डर के मारे पीछे हटने लग गए थे। यानी कि अब इस कदर फैंग का खौफ इनके दिलों में बस चुका है। इसलिए अब इनमें से कुछ डीमन वॉरियर्स गुस्से में पर्पल बेल किंग को याद करते हुए कहते हैं, कमीने पर्पल बेल किंग, तुमने हमें बुरे इरादों के साथ यहाँ पर समन किया। और फिर उनमें से कुछ डीमंस कहते हैं कि लास्ट टाइम जब इस तरह की इंटेंस बैटल हमें देखने को मिली थी, वो आज से 6000 साल पहले हुआ था। तब भी एक ह्यूमन जिसका नाम सेवन स्वॉर्ड्स किंग है, उसने स्टार टावर में अपने यूनिवर्स मास्टर लेवल के एक ट्रेजर जिसका के नाम एम्प्टी ग्रिप है, उसका यूज करते हुए हमारे बहुत सारे किंग लेवल के वॉरियर्स को मार डाला था और कईयों को तो जख्मी भी कर दिया था। और उसकी दहशत के चलते हमें मजबूरन अपने लॉकिंग स्टार को छोड़कर भागना पड़ गया था। अगर मैं आइडिया भी लगाऊं तो तकरीबन 200 से भी ज्यादा किंग लेवल के वॉरियर्स उस वक्त मारे गए थे, जिसकी वजह से चाहते हुए भी हम उस अकेले ह्यूमन के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे। वो डीमन वॉरियर अभी अपने साथी को ही बता रहा था कि तभी एक और डीमन वॉरियर ओपनली सभी वॉरियर से कहता है, लगता है कि ये ह्यूमन वॉरियर अभी तक लिमिट किंग लेवल तक नहीं पहुंचा, इसने जरूर किसी और मेथड का इस्तेमाल किया है जिसकी इसको ग्रेट कॉस्ट चुकानी पड़ी होगी, ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उसकी ये बात फैंग भी सुन पा रहा था, तो ये सुनकर फैंग मुस्कुरा देता है। वहीं इधर उसी का एक साथी उससे कहता है, अगर तुम चाहते हो तो जाओ जाकर उससे लड़ो। ये सुनते ही वो फौरन से तेजी से नाम अपना सर हिलाने लग गया था कि नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाला। तभी फैंग बोलते हुए कहता है, तुम सभी डीमन वॉरियर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लिमिट किंग लेवल कितना ज्यादा पावरफुल है, अगर हमें किसी को मारना है तो जाहिर है कि उसकी कीमत चुकानी होगी और वो कीमत मैं चुका सकता हूँ।
ये कहते साथ ही फैंग अपनी स्टोरेज रिंग से एक फायर गोड क्रिस्टल को बाहर निकाल देता है, जो देखते साथ ही वो सभी वॉरियर्स बहुत ज्यादा शौक होते हुए तेजी के साथ अपनी अपनी जगह से पीछे हटते हुए कहते हैं, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट फायर सोर्स क्रिस्टल है, इस अकेले एक पीस की प्राइस ही 100 बिलियन यूलान यूनिट्स है। अगर ये एक्सप्लोड हो गया तो इवन एक पिनिकल किंग लेवल का वॉरियर यकीनन मारा जाएगा। इवन लिमिट किंग लेवल का वॉरियर बेहद ही जख्मी हो सकता है। ये सोचते हैं वो सभी काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, जबकि फैंग मुस्कुराते हुए उस फायर गोड क्रिस्टल को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, अब इनमें से किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी। इसी के साथ वो अपने स्पेस रॉकिंग आर्म ट्रेजर को यूज करना रोक देता है, जो होते साथ ही फौरन से वहाँ पर स्टार इल्यूजन किंग टेलीपोर्ट होते हुए पहुंच आई थी। यहाँ पहुंचकर वो अपने आसपास का नजारा देखकर काफी ज्यादा अमेज हो जाती है, क्योंकि फैंग के स्लैश अटैक ने वहाँ गैलेक्सी में जो अपनी छाप छोड़ी है वो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और शानदार है। और स्टार इल्यूजन किंग को तो शुरू से ही ये सब बहुत पसंद है। ये देखते ही उन्हें भी समझ आ गया था कि ये सब फैंग नहीं किया होगा। इसी के साथ वो फैंग को अपने साथ लेते हुए टेलीपोर्ट होकर वहां से चली गई थी, जबकि वहां पर मौजूद बाकी सभी डीमन वॉरियर्स ये देखते रह जाते हैं। तब इनमें से एक डीमन वॉरियर कहता है, इस ह्यूमन की पावर्स वाकई लिमिट किंग लेवल के बराबरी की है। तभी वहां पर मौजूद एक और डीमन वॉरियर पूछता है, क्या यहाँ पर मौजूद आप सभी में से कोई इस ह्यूमन का टाइटल जानता है? तो इस पर एक बंदा आंसर करते हुए कहता है, हम सिर्फ उसके नेम यांग को जानते हैं, उसके टाइटल के बारे में कभी नहीं सुना। तो इस पर एक और डीमन वॉरियर कहता है, कोई शक नहीं कि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, सिर्फ उसके एक स्वॉर्ड स्विंग से ही स्वॉर्ड लाइट पूरी तरह से सॉलिडिफाइड होकर रिवर बन गई। और अब देखो 13 ग्लोरियस स्वॉर्ड रिवर्स स्पेस में बह रही हैं, जो कभी भी फेड नहीं होंगी। और हम सभी ये सच्चाई जानते हैं कि ये वो 13 किंग्स हैं जो कि आज यहाँ पर मारे गए। मुझे लगता है कि हमें उस ह्यूमन वॉरियर को कहना चाहिए स्वॉर्ड रिवर किंग। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि यूनिवर्स में हर तरफ अलग अलग जगहों में अलग अलग डीमंस आपस में बातें कर रहे होते हैं, और इवन ह्यूमंस तक भी ये बातें फैल चुकी थी कि एक स्वॉर्ड रिवर नाम की वॉरियर ने आज तबाही मचा दी। उसने एक साथ इतने सारे डीमन वॉरियर्स को मार डाला और इवन हैवी एरो किंग को भगा भगा कर उसे डीप स्लीप में डाल दिया, और ब्लड डीमन किंग तो उससे डरते हुए अपनी जान बचाकर भाग गया। साथ ही उसने पर्पल बेल किंग को भी मौत के घाट उतार दिया। ये न्यूज सभी डीमन वॉरियर्स, ह्यूमन वॉरियर्स और जितने भी डीमन ट्राइब्स हैं उन सभी में आग की तरह फैल जाती है, और अब यूनिवर्स में तकरीबन हर कोई स्वॉर्ड रिवर किंग के नाम को जानने लग जाता है। देखते ही देखते ये न्यूज जज रेस की इंसेक्ट क्वीन तक भी पहुंच जाती है। इस बारे में सुनकर वो भी कहती है, ह्यूमन स्वॉर्ड रिवर किंग। कुछ डीमंस तो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और कुछ कहते हैं कि उसने एक साथ 14 किंग्स को मार डाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में मेरा कभी भी उसके साथ सामना ना हो, ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। कुछ डीमन वॉरियर्स जो ब्लड बीस्ट किंग के आसपास ही बैठे हैं वो भी आपस में जोर जोर से इस बारे में बातें कर रहे थे, और इसीलिए वो उसकी तरफ देखते हुए फुसफुसाते हुए कहते हैं, हमने तो ये भी सुना है कि ब्लड बीस्ट किंग इतना ज्यादा डर गया कि वो उस ह्यूमन वॉरियर से बचकर भागते हुए यहाँ पर आकर छुप गया। अपनी ही डीमन रेस की ये सारी बातें सुनते हुए देखकर हम देखते हैं कि ब्लड बीस्ट किंग का तो खून खोल उठता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने टेबल को ही पलटते हुए कहता है, बास्टर्ड, डैम बास्टर्ड, मैं उस कमीने को जान से मारने के लिए गया था, पर अब मैं उसके फेम का स्टेपिंग स्टोन बन चुका हूँ। लेकिन वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फायर सोर्स क्रिस्टल का सामना कर सकता है, उसके फ्यूचर को डेफिनेटली अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब वक्त है कि मैं सेकुलेशन में जाकर ट्रेनिंग करूँ। आने वाले इन 100 मिलियन ईयर्स में मैं डेफिनेटली यूनिवर्स वल्नरेबल लेवल तक पहुंच जाऊंगा, और तब मैं इससे बदला लूंगा। ये कहते साथ ही वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपने स्पेसशिप में बड़ी तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। तभी उसे हेवनली फॉर्मेशन किंग का फोन आता है और वो फैंग से कहता है, यांग, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस पर फैंग थोड़ा सा हैरान होते हुए नाम में सर हिलाते हुए कहता है, मैं बस लकी था। तभी ही हम ह्यूमन मिलिट्री बेस पर कुछ वॉरियर्स को देखते हैं जो कि ड्रिंक एंजॉय करते हुए फैंग को चेयर अप करते हुए बोल रहे थे, स्वॉर्ड रिवर किंग, इम्प्रेसिव, तुमने वाकई हमारे ह्यूमन रेस के ओनर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इधर अब बाता लुआ फैंग को हेवनली फॉर्मेशन किंग की कॉल के कट हो जाने के बाद बताती है, हेवनली फॉर्मेशन किंग के अलावा तुम्हें 108 और किंग लेवल के वॉरियर्स कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। इसी के साथ फिर हमें फैंग की टीम देखने
देखने को मिलती है जिनके साथ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन वॉरियर्स जोर जोर से फैंग का नेम पुकार रहे होते हैं, स्वॉर्ड रिवर किंग, स्वॉर्ड रिवर किंग। इसी के साथ सीन कट होता है और फिर हमें फैंग के मास्टर किंग जेनियन को दिखाया जाता है, जो ड्रिंक एंजॉय करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, स्वॉर्ड रिवर किंग, कोई शक नहीं वो मेरा ही डिसाइबल है। यानी कि ये भी सच में नहीं जानते कि ये कारनामा फैंग ने किया है, पर फिर भी उन्हें पूरा यकीन है कि ये फैंग ही होगा, क्योंकि उसके अलावा यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जो इतनी तबाही मचा सके। अभी वो खुश हो रहे थे कि तभी उन्हें क्यूरियोसिटी लॉर्ड की तरफ से एक वॉइस सुनाई देती है जो उनसे कहते हैं, जेनियन। जो सुनते साथ ही वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। क्यूरियोसिटी लॉर्ड आगे कहते हैं, ये न्यूज के लुओ फैंग ही स्वॉर्ड रिवर किंग है। ये एक एब्सोल्यूट सीक्रेट है जो किसी भी सूरत में लीक नहीं होना चाहिए। यह हम देख पाते हैं कि इस दौरान किंग जेनियन सिटी लॉर्ड के सामने अपीयर हो चुके थे। सिटी लॉर्ड की यह बात सुनकर किंग जेनियन अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, जी हाँ। इसी के साथ फिर हम क्यूरियोसिटी लॉर्ड की रियल बॉडी को देखते हैं, जहाँ वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, स्वॉर्ड रिवर किंग, वर्ल्ड मास्टर लेवल पर होते हुए भी किंग लेवल का टाइटल गेन करना काफी दिलचस्प है। इसके बाद फिर सीन कट होता और हम देखते हैं कि लुओ फैंग अपनी वर्ल्ड रिंग में आकर पर्पल बेल किंग के उस यूनिवर्स मास्टर लेवल के ट्रेजर को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है, पर ऐसा करते हुए फैंग का आर्मर इसे रेजिस्ट कर रहा था, जो देखकर फैंग फोर्सफुली इस ट्रेजर को अपनी बॉडी के साथ मर्ज तो कर लेता है, लेकिन जनरल आर्मर फौरन से फैंग की बॉडी से हट गया था। इसके बावजूद भी फैंग उस आर्मर की पावर्स को टेस्ट करता है, जो कि सच में अमेजिंग थी, जो देखकर तो बुबाता भी खुश हो गई थी, और ये 90% से भी ज्यादा सोल अटैक और फिजिकल अटैक को ब्लॉक कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली बॉडी फ्यूजन डिफेंसिव आइटम्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसीलिए अब इस पर्पल बेल को मेरी बॉडी के साथ फ्यूज करने के लिए मुझे जनरल आर्मर को अपनी बॉडी से हटाना होगा, इसीलिए मैं इनमें से किसी एक को ही चूज कर सकता हूँ। जिस पर बुबाता कहती है, ऑफ कोर्स तुम जनरल आर्मर को ही चूज करोगे, क्योंकि ना सिर्फ ये तुम्हें डिफेंस दे रहा है बल्कि तुम्हारी वर्ल्ड मास्टर लेवल की स्ट्रेंथ को भी 10,000 टाइम्स बढ़ा देता है। जो सुनकर फैंग भी अपने इस जनरल आर्मर को दोबारा से वेयर कर लेता है और फिर बुबाता से पूछता है, हैवी एरो किंग की कंडीशन सब कैसी है? तो बुबाता अपना सर पकड़कर अफसोस करते हुए कहती है, तुमने उसकी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने के लिए 120 बिलियन हुनिवास लगा दिए, आखिर अब भी वो ठीक कैसे नहीं होगा? हालांकि इस बार हमने डीमन वॉरियर्स को किल करते हुए 230 बिलियन हुनिवास इकट्ठा किए हैं, पर फिर भी तुम्हें इस पर इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए था। ये बोलते हुए वो मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है, जिस पर फैंग उससे कहता है, मैंने उस पर हार्ट कंट्रोल सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है, अब ये हैवी एरो किंग पूरी तरह से लॉयल रहेगा और साथ ही वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है। उसकी हेल्प से यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये कहते साथ साथ फिर लुओ फैंग, इंसेक्ट क्वीन, बुबाता और अटूका हैवी एरो किंग के मेडिसिनल चैम्बर के पास आ जाते हैं, जहाँ फैंग सेंस करते हुए कहता है, इसके अंदर से मुझे कॉन्शियसनेस वेव्स फील हो रही हैं। फैंग का इतना कहना था कि तभी वो मेडिसिनल चैम्बर ओपन हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ उसके अंदर से निकलता है हैवी एरो किंग, जो कि फौरन से फैंग को ग्रीट करते हुए मास्टर कहता है, और इसकी अपीयरेंस को देखकर तो मेरे खुद के होश उड़ गए थे। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब हैवी एरो किंग इस वर्ल्ड रिंग में गिरा था तो अटूका और बुबाता क्या देखकर हैरान हुए थे, और हमें पता चलता है कि वो तो हैवी एरो किंग की अपीयरेंस को देखकर शॉक हो गई थी। और सच में दोस्तों, आप भी बताना कि आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि हैवी एरो किंग असल में एक कैपिबारा निकलेगा? बुबाता और अटूका तो तेजी के साथ दौड़ते हुए आकर इसको सहलाते हुए कहती हैं, इसकी अपीयरेंस कितनी क्यूट है, पर फिर भी ये खुद को फोर्स करते हुए ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि ये कोई माइटी मैन हो। इस पर अब हैवी एरो किंग अटूका और बुबाता को झटकते हुए थोड़ा दूर जाकर कुछ जिम्नास्टिक्स वाले पोज मारते हुए कहता है, आई एम अ माइटी मैन, मुझे कम मत समझो। इस पर तो अटूका उसके साथ जाकर उसकी हाइट नापने लगती है कि कितना छोटू सा है, और बातें देखो बड़ी बड़ी। हैवी एरो किंग की अपीयरेंस को देखकर फैंग तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, पर फिर भी वो सीरियस रहने की कोशिश करता है। पर इंसेक्ट क्वीन वो तो बिल्कुल भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी और जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी इसी हंसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।